मैं शशि सिराणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, तो आज का जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं वो रीट लेवल 1, ये मेरा पहला वीडियो रीट लेवल 1 जिसमें मैं शुरू कर रहा हूं पार्ट 5 जो है इसका इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान। तो पर्यावरण विज्ञान से हम आज पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है अपने शरीर की देखभाल। अपने शरीर की देखभाल में भी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई। शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, ये जो टॉपिक है इसका एक अपने ये कहें कि अच्छा कलेक्शन जो है बहुत कम किताबों में आपको मिलने वाला है कि शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई कैसे रखी जाए और कौन कौन से रोग इन बाह्य अंगों के संबंध में हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हम जनरली यही सोचते हैं कि टॉपिक बहुत सिंपल है और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई अगर हम नहीं करते तो बहुत सी खतरनाक बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर को लग सकती हैं। आज हम जिस बाह्य अंग की चर्चा करेंगे वो बाह्य अंग है त्वचा। तो सबसे बड़ा जो बाह्य अंग है हमारे शरीर का वो है त्वचा, जिसके हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ आज, जो बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा। तो साथियों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को। हमारे YouTube चैनल पर आपको रीट, जट, पटवार, RPSC, SI, SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस के वीडियो जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपना नाम, पता व जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होना चाहते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम लिखकर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप करें। आपको संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर। शरीर के बाह्य अंग व इनकी साफ सफाई, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देयर क्लीनलीनेस। स्वच्छता, साफ सफाई का क्या महत्व है? स्वच्छता, साफ सफाई का क्या महत्व है? तो स्वच्छता का सभी के जीवन से गहरा संबंध है। साफ सफाई से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रख पाएंगे। इसलिए अच्छे जीवन के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। तो इसी साफ सफाई के साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं त्वचा को। तो शरीर के बाह्य अंग जिसमें हमारा आज का टॉपिक है त्वचा या त्वक। त्वचा या त्वक, त्वचा या त्वक शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस वर्ड नोट रखिएगा त्वचा के लिए, एपिडर्मिस। यह अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अंतर्निहित मतलब हमारे शरीर के अंदर जो स्थित है, मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, अस्थिबंध जो अस्थियों को जोड़ने का काम लिगामेंट करते हैं, और इसके अलावा अन्य आंतरिक अंग जो है, फेफड़े हैं, हृदय है, वृक्क है, उनकी रक्षा करने वाली है हमारी त्वचा। चूंकि यह सीधे वातावरण के संपर्क में आती है इसलिए त्वचा रोग जनकों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब कोई रोगजनक है, मान लो जीवाणु है, विषाणु है, उससे वातावरण के सीधे कांटेक्ट में हमारी त्वचा आ रही है। वातावरण के साथ जो सीधा कांटेक्ट रख रही है वो हमारी त्वचा है, जिससे वो रोगाणु जो है पहले त्वचा के संपर्क में आएगा फिर हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, यानी वो आंतरिक अंगों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अन्य कार्यों में जैसे ताप अवरोधन, हमारे शरीर का ताप बनाए रखना, ताप अवरोधन, तापमान विनिमयन यानी वातावरण के साथ ताप का आदान प्रदान करना, संवेदना,
विटामिन डी का संश्लेषण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, विटामिन डी का संश्लेषण। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए हमारे शरीर का कौन सा बाह्य अंग विटामिन डी का संश्लेषण करता है, तो वो त्वचा। इसके अलावा विटामिन बी यानी फोलेट या फोलिक एसिड, यहां फोलिक अम्ल भी आ सकता है, फोलेट भी आ सकता है, का संरक्षण यानी स्टोरेज। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी का संश्लेषण और विटामिन बी फोलेट का संरक्षण। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना कलेक्शन आपको आसानी से कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम चले चर्म रोग। चर्म रोग को अगर हम डिस्कस करते हैं तो त्वचा के किसी भाग के असामान्य अवस्था को हम चर्म रोग डर्मेटोसिस कहते हैं। तो त्वचा के किसी भी भाग की असामान्य अवस्था जो है वो चर्म रोग या डर्मेटोसिस कहलाती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है त्वचा। यह सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में होता है, यही कारण है कि इसे अनेक वस्तुओं से हानि पहुंचती है। तो त्वचा जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो इन्वायरमेंट से जो भी चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं वो त्वचा को सबसे पहले नुकसान पहुंचाएंगी, और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि ये शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती है ये। इस हानि का प्रभाव शरीर के आंतरिक अवयवों यानी अंगों पर नहीं पड़ता। चर्म रोगों के कारण, तो जो चर्म रोग हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है जन्मजात कारण। जन्मजात कारण में अगर त्वचा पूरी तरह विकसित न हो पाए तो त्वचा जो है उस पर लाल धब्बे दिखने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो त्वचा संबंधी कुछ रोग जन्म से होते हैं, जिनका कारण त्वचा का कुविकास यानी त्वचा का पूरी तरह विकसित नहीं हो पाना, मेल डेवलपमेंट है। इस प्रकार के रोग जन्म के कुछ दिन पश्चात ही माता एवं अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण लाल उठे हुए धब्बे। तो जो भी व्यक्ति उस बालक को देखता है वो यही कहता है कि इसके शरीर पर लाल धब्बे क्यों हैं, तो उसका कारण ये रहता है कि उसकी त्वचा जो है वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जन्म के समय शरीर पर लाल उठे हुए धब्बे दिखाई देना, इसका मुख्य कारण है त्वचा का कुविकास। तो त्वचा का कुविकास जो है वो इसका मुख्य कारण है। तो शरीर पर लाल धब्बों का दिखाई देना, तो शरीर पर लाल उठे हुए धब्बे दिखना, इसका कारण अगर आपसे पूछ लेता है तो त्वचा का कुविकास, मेल डेवलपमेंट ऑफ ओवर स्किन, त्वचा का कुविकास जो है वो इसका मुख्य कारण है। जिसमें रक्त झलकता है, ये शरीर के किसी भी अंग पर निकल सकते हैं। ये चिन्ह 3-4 वर्ष की आयु में अपने आप मिट जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो त्वचा है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है और विभाजन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो लाल उठे हुए धब्बे होते हैं वो अपने आप जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ मनुष्यों की त्वचा सूखी और मछली की त्वचा की भांति होती है। यह जन्म भर यानी पूरे जीवन पर्यंत ऐसी ही रहती है। तो त्वचा सूखी होती है और मछली की त्वचा की भांति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि साबुन में क्षार होता है और क्षार जो होता है वो भी त्वचा को सूखापन देता है, इसलिए जिनकी त्वचा सूखी है या मछली की त्वचा की जैसी है उन्हें साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद चले कुछ मनुष्यों की त्वचा, बाल और आंखों का स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, स्वच्छ मंडल को कॉर्निया कहते हैं, श्वेत होता है। कुछ मनुष्यों की त्वचा, बाल और आंखों का स्वच्छ मंडल कॉर्निया जो होता है वो श्वेत होता है। ऐसे व्यक्ति को सूरजमुखी अथवा वर्णहीन अल्बिनो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, त्वचा, बाल और आंखों का स्वच्छ मंडल श्वेत होना व्यक्ति में किस रोग का कारण है, तो सूरजमुखी अथवा अल्बिनो। सूर्य की किरणें इनके लिए अत्यंत हानिकारक होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को या तो धूप में निकलना ही नहीं चाहिए, और या जब निकले तो कम से कम आंखों पर चश्मा लगाकर निकलें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो त्वचा है वो सूर्य की किरणें उनके लिए हानिकारक होती हैं। आंखों का कॉर्निया भी उनका सफेद होता है, तो उन्हें अगर धूप में निकलना है तो चश्मा लगाकर ही निकलें। तो सूर्य की किरणें इनके लिए हानिकारक होती हैं, अतः इन्हें सदैव धूप से बचे रहना चाहिए तथा धूप में निकलते समय धूप का चश्मा उपयोग में लाना चाहिए। उसके बाद चले हम
दूसरा भौतिक कारण। भौतिक कारण जो है वो सर्दी है, ठंड है, एक्सरे किरणें हैं। तो त्वचा पर भौतिक कारणों जैसे किसी वस्तु के त्वचा पर दबाव तथा रंग, दाब अगर त्वचा पर पड़ रहा है हमारी, तो हमारी त्वचा जो है बहुत पतली हो जाएगी। गर्मी है, सर्दी है, एक्सरे है, इनके प्रभाव से भी कुछ रोग होते हैं। तो निरंतर दबाव पड़ने पर त्वचा पतली पड़ जाती है। अब नोट रखिएगा ये पॉइंट अपनी नोटबुक में, अगर त्वचा पर लगातार दाब पड़ता रहे, त्वचा पर दबाव बढ़ने से त्वचा जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्वचा जो है वो पतली पड़ जाती है। निरंतर दबाव से त्वचा पतली पड़ जाती है। अधिक भीगने पर त्वचा सिकुड़ने लगती है। अधिक भीगने पर अगर त्वचा ज्यादा भीग जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सिकुड़ने लगेगी। इसके अलावा त्वचा पर ठंड का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यदि बहुत ज्यादा ठंड में हम रह रहे हैं जहां ताप शून्य है, तो जो शिराएं होती हैं उनमें रक्त जो है वो धीरे धीरे जमने लगता है और हमारी पूरी त्वचा नीली पड़ जाती है। पूरी त्वचा नीली पड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं तुषार रोग। तुषार रोग बोला जाता है इसको। विशेषकर यदि ताप शून्य से नीचा हो, त्वचा का ठंड पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर यदि ताप शून्य से नीचे हो। अधिक शीत से त्वचा की कोमल छोटी छोटी महीन रक्तवाहिनी शिराएं सिकुड़ने लगती हैं तथा त्वचा नीली पड़ जाती है। रक्त जम जाता है उन शिराओं के अंदर, वो सिकुड़ जाते हैं, उनमें रक्त जम जाता है और हमारी त्वचा जो होती है वो नीली पड़ जाती है तथा अंग गल जाता है। इस रोग को तुषार रोग, फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट मतलब ठंड और बाइट आप समझते हैं काटना, यानी ठंड ने काट लिया जिसके कारण वो अंग जो है वो गलने लग गया है। इसका प्रभाव कान, नाक और हाथ पैर की अंगुलियों पर पड़ता है। इस रोग की प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान उन सैनिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो कि पर्वतीय सीमा की रक्षा करते हैं। तो जो सैनिक पर्वतों पर रह रहे हैं, वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां तापमान शून्य से नीचे हो जाता है। ऐसी स्थिति में त्वचा नीली पड़ जाती है और अंग जो है वो गलने लग जाते हैं। फ्रोस्ट बाइट, तुषार रोग इसे कहा जाता है और सैनिकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए इसका, जो पर्वतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। अधिक शीत के कारण कुछ लोगों के हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं। ये हमने सामान्यतः देखा होगा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी, अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं और उनमें घाव भी हो जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए पौष्टिक भोजन जिनमें प्रोटीन और वसा पर्याप्त हो, प्रोटीन और वसा पर्याप्त हो, क्योंकि प्रोटीन और वसा जो है वो ताप अवरोधन प्रदान करती है, हमें ताप अवरोधन प्रदान करती है, जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी जो ताप को अवरोधित करेगी। यानी टेम्परेचर अगर कम है तो हमारी बॉडी को फील नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिसके कारण वो उंगलियां, हाथ पैर की उंगलियां सूजना बंद हो जाएंगी। तो पौष्टिक भोजन जिनमें प्रोटीन और वसा हो करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन व्यक्तियों की अधिक ठंड के कारण हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, उनके भोजन में होना चाहिए प्रोटीन और वसा युक्त भोजन होना चाहिए वो, और उसमें भी अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग कर दे तो फिर वसा को आप प्रेफर करके आएंगे, क्योंकि वसा ताप अवरोधन का कार्य करती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम चलें अस्वच्छता एवं संसर्ग जनित रोग। अस्वच्छता एवं संसर्ग जनित रोग। संसर्ग जनित रोग वो होते हैं जो स्पर्श से फैलते हैं, जिन्हें हम छूत का रोग बोलते हैं। तो छुआछूत जो है वो इसी कारण से मानी जाती है संसर्ग जनित रोग, छूत का रोग जिसे बोला जाता है। हमारे देश में अधिकांशतः त्वचा के रोग देखे जाते हैं जो कि शरीर की पूर्ण सफाई न करने, निर्धनता, निरंतर स्नान न करने तथा रोगी पशुओं की त्वचा से स्पर्श हो जाते हैं। इस प्रकार के रोग छूत के रोग होते हैं। रोगी पशुओं की त्वचा के स्पर्श से भी ऐसे रोग हो सकते हैं, निरंतर स्नान न करने से भी ऐसे रोग हो सकते हैं, और यदि हम शरीर की पूर्ण साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तो भी ऐसे रोग हो सकते हैं। ऐसे रोगों को छूत के रोग कहा जाता है और ये एक दूसरे के संसर्ग यानी स्पर्श से लग जाते हैं, एक दूसरे को छूने से ये रोग लग सकते हैं। ऐसे रोगों में अधिकांश रूप से खाज, जूं और दाद इत्यादि होते हैं। खाज, जूं और दाद। खाज के लिए गंधक का मरहम बहुत लाभदायक होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि खाज के लिए कौन सा तत्व
खाज अगर है, स्कैबीज, तो फिर गंधक, गंधक तत्व जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जो शिला है उसमें भी गंधक मौजूद है। शिला जो है वो पूजी जाती है हनुमानगढ़ के अंदर, तो उसमें भी गंधक मौजूद है जो खाज वगैरह के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसका जो पानी होता है उसको दिन में 3-4 बार अगर वहां लगाया जाए जहां हमें खाज है, तो वो खाज जो है वो समाप्त हो जाती है गंधक के कारण। तो खाज के लिए गंधक का मरहम बहुत लाभदायक है। गंधक के मरहम को शरीर पर रात में लगाकर सोना चाहिए और मरहम 3 बार लगाना काफी होगा। तो कम से कम 3 बार लगाना चाहिए उस मरहम को। सिर की जूं से छुटकारा पाने के लिए सिर की सफाई करना, बालों को कटवाना और डीडीटी, खाज के लिए गंधक, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाज के लिए गंधक, गंधक रसायन, जूं के लिए डीडीटी या अन्य औषधियों का प्रयोग चिकित्सक की सहमति के अनुसार करना चाहिए। तो सिर की जूं से छुटकारा पाने के लिए पता है अपने बाल कटवाने लेने चाहिए उस स्थिति में, और डीडीटी का यूज करना चाहिए जिससे जूं जो है वो मर जाती है। उसके बाद बात करें हम दाद की, तो दाद जो है वो पसीने से होने वाली समस्या है। तो जहां पसीना लगातार रहेगा, त्वचा गीली रहेगी, वहां दाद होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें दाद ठीक करने वाली औषधियां तो यूज करनी है, इसके अलावा उस त्वचा को भी शुष्क रखना है। तो ऐसी स्थिति में वहां पाउडर वगैरह रेगुलर लगाना चाहिए ताकि वो त्वचा गीली ना हो पाए। तो दाद पर ऐसा मरहम न लगाना चाहिए जो त्वचा को हानि पहुंचाए। यदि दाद है तो ऐसा मरहम न लगाएं जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता हो। पसीना आने वाले स्थानों पर यह रोग अधिक देखा जाता है, इस कारण ऐसे स्थानों को पाउडर द्वारा सूखा रखना चाहिए तथा साथ ही मरहम और पाउडर का प्रयोग दाद के ठीक होने के पश्चात भी कुछ समय तक निरंतर करते रहना चाहिए। इनके अतिरिक्त त्वचा के कुछ और भी रोग हैं जो बहुत ही सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा यानी छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा होते हैं। इनमें से एक रोग को गोखरू वाट मोलस्कम कॉन्टेंजियसम, यह छूत का रोग है। इसी प्रकार का एक और रोग है हर्पिज जोस्टर। अब रोगों के नाम ध्यान रखना। गोखरू, गोखरू जो है किस बाह्य अंग को प्रभावित करने वाला रोग है, तो वो त्वचा को। इसी प्रकार का एक रोग है हर्पिज जोस्टर। हर्पिज जोस्टर, इसको मकड़ी फलना भी कहते हैं। शरीर पर छाले हो जाते हैं और उनमें दर्द होता है। अगर जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वो दर्द भी बढ़ता है। छोटे बच्चों में अगर हर्पिज जोस्टर हुआ है तो दर्द कम होगा, और अगर बड़े बच्चों में हर्पिज जोस्टर हुआ है या बड़ों में अगर हर्पिज जोस्टर हुआ है तो दर्द ज्यादा होगा। मकड़ी फलना इसको बोलते हैं। आयु के अनुसार ही पीड़ा का अनुभव होता है। बच्चों को पीड़ा कम होती है और बड़ों को ज्यादा। एक अन्य रोग हर्पिज लेबियलिस। हर्पिज लेबियलिस जो है ये होठों से संबंधित रोग है। और दूसरा जो है प्रोजेनिटलिस। प्रोजेनिटलिस ये शिश्न, जो मानव नर लिंग है शिश्न, तो लेबियलिस में तो होठों पर छाले हो जाते हैं और प्रोजेनिटलिस में शिश्न पर छाले होने लगते हैं। बुखार चढ़ता है, लेबियलिस में बुखार चढ़ने के बाद होठों पर छाले हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे, लेकिन प्रोजेनिटलिस में शिश्न पर छाले हो जाएंगे, लाल दाने हो जाएंगे। तो अन्य रोगों में हर्पिज लेबियलिस और प्रोजेनिटलिस भी है। इनमें होंठ तथा शिश्न पर ज्वर आदि के बाद छाले पड़ जाते हैं। अभी तक इन रोगों के विषाणुओं को मारने की कोई उपयुक्त औषधि ज्ञात नहीं है। पसीना कम निकलने से भी त्वचा के रोग हो सकते हैं। अगर पसीना कम आता है तो भी त्वचा के रोग हो जाते हैं। मुहासे इसी कारण होते हैं। मुहासे जो खास करके युवाओं में होते हैं, जो चर्बी वाली ग्रंथि है, वो इस स्थिति में होता क्या है, चर्बी की ग्रंथि जो है वो पसीना कम निकलता है और तेलिया पदार्थ उससे ज्यादा निकलता है। क्योंकि जब हमारे लैंगिक ग्रंथियां सक्रिय होती हैं तो उस समय चर्बी की ग्रंथि से तेलिया पदार्थ निकलने लगता है, जिससे मुहासे होने लगते हैं। तो पसीना कम निकलने से भी त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार चर्बी की ग्रंथि से भी रोग होते हैं। इनमें से एक रोग का नाम मुहासा है, जो प्राय युवा लड़कों तथा लड़कियों में देखा जाता है। वस्तुतः यह रोग नहीं है, बल्कि क्या होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है लिंग ग्रंथियां जो है वो कार्यरत हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। उस स्थिति में चर्बी की ग्रंथियां अपने आप चर्बी उत्पन्न करती है, यानी उनसे तेलीय पदार्थ निकलने लगता है,
जिससे जो मुहासे उत्पन्न होते हैं। जिसको मुहासों का रोग है उसे मीठा मिर्च तथा मसाला कम खाना चाहिए और मुहासों को नोचना नहीं चाहिए। यानी जो हम कच्चे मुहासों को तोड़ देते हैं तो उसके बाद वो और ज्यादा खराब करते हैं, तो मुहासों को नोचना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त चिंता भी त्वचा का रोग पैदा करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। चिंता भी त्वचा का रोग पैदा करती है। त्वचा के सफेद होने को सफेद दाग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा, अब ल्यूकोडर्मा जो है, यहां त्वचा सफेद होने लगती है, लेकिन कुछ लोग जो इसे कोढ़ मान लेते हैं, लेकिन कोढ़ में और इसमें फर्क है। कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, यह भी त्वचा का रोग है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग और ल्यूकोडर्मा में बहुत फर्क है। ल्यूकोडर्मा अगर हुआ है तो उसकी त्वचा पर दर्द अनुभव होगा, उसको त्वचा पर दर्द का अनुभव होगा। लेकिन अगर कुष्ठ या कोढ़ रोग हो गया है तो उसे दर्द का अनुभव नहीं होता। जहां त्वचा पर कुष्ठ रोग हुआ है वहां दर्द का अनुभव नहीं होता, और जहां अगर ल्यूकोडर्मा है, बड़ा फर्क यही है, दिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ल्यूकोडर्मा से प्रभावित त्वचा जो है उस पर दर्द महसूस होता है और कुष्ठ से प्रभावित त्वचा पर दर्द महसूस नहीं होता। तो त्वचा के सफेद होने को सफेद दाग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। अभाग्यवश इसको कोढ़ कुष्ठ समझा जाता है। इससे रोगी को और चिंता हो जाती है। अब ल्यूकोडर्मा में अगर त्वचा को रुई से भी छुआ जाए तो सुई छेदने जैसी पीड़ा होती है, लेकिन कुष्ठ रोग में पीड़ा नहीं होती है। तो दोनों में फर्क यही है। तो चिंता से भी रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन चिंता से होने वाला रोग है ल्यूकोडर्मा। ये ध्यान रखें, चिंता से कौन सा त्वचा में कौन सा रोग होता है, ल्यूकोडर्मा। तो ये बाह्य अंग जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कलेक्शन मेरा है। आप लोग इन बिंदुओं को नोट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम चले, त्वचा के थोड़े ही रोग ऐसे होते हैं जिनसे मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से रोग से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो वो है पेम्फिगस। पेम्फिगस रोग से, त्वचा के पेम्फिगस रोग से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, त्वचा के पेम्फिगस रोग से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस रोग में बदन, मुंह और गुप्त इंद्रियों पर छाले निकलते हैं। कैंसर रोग शरीर के प्रत्येक अंग में हो सकता है। कैंसर भी त्वचा का रोग हो सकता है। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर भी होता है। तो त्वचा में भी कैंसर हो सकता है यदि रोग का शीघ्र निदान हो जाता है और शल्य चिकित्सा, डीप एक्सरे, रेडियम अथवा अन्य उपचार से लाभ हो जाता है। यदि शुरू में पता लग जाए कैंसर है तो फिर शल्य चिकित्सा की जा सकती है, डीप एक्सरे किया जा सकता है, रेडियम के द्वारा उसकी जो थेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी, तो उससे रोगी की आयु बढ़ जाती है और रोग जो है वो ठीक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बाह्य अंग त्वचा को डिस्कस किया। अगला बाह्य अंग जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आंख। तो आंख को डिस्कस करने से पहले हमें इसकी संरचना वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि आंख की संरचना कैसी है और इसके रोग क्या क्या हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आपके न केवल बाह्य अंग बल्कि आंतरिक अंगों की जानकारी भी है। आपके सिलेबस में आंतरिक अंगों की जानकारी भी है, तो हमें नेत्र वगैरह सारा डिटेल में डिस्कस करना है। तो अगला जो बाह्य अंग मैं उठाऊंगा उसमें आंख और नाक और कान, आंख, नाक, कान, इसमें भी आंख, नाक और कान को डिस्कस करने से पहले मैं आंख की संरचना का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर मैं आपको नेत्र, नाक और कान के जो साफ सफाई है उसके बारे में क्लियर करूंगा। तो यदि साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कलेक्शन अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।